A very good afternoon to one and all. Myself, Nitika Bhatt, nursing tutor from Department of Mental Health Nursing, is going to talk about introduction to psychology today. So, starting with the introduction, तो साइकोलॉजी क्या है? ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, साइकी और लोगोस से. साइकी का मतलब होता है माइंड, सोल और स्पिरिट, और लोगोस का मतलब होता है कि जब हम इनकी स्टडी करते हैं या इन चीज की नॉलेज के बारे में. किसकी नॉलेज है, किसकी स्टडी के बारे में? माइंड, सोल या स्पिरिट की. तो साइकोलॉजी कौन सा है? साइकी एंड लोगोस से लिया गया है. अब हम देखें अगर कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो पहले ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बोला कि ये स्टडी ऑफ सोल है, कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है, आत्मा की पढ़ाई है. बट फिर विलियम जेम्स, उन्होंने बोला कि नहीं, कि हम आत्मा को नहीं पढ़ सकते, तो ये माइंड की स्टडी है. तो फिर विल्हेम वुंड आए, उन्होंने बोला कि नहीं, ये साइकोलॉजी जौन सी है ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है. बट जैसे हमें पता है कि सिर्फ कॉन्शियस एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारा बहुत कुछ अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस भी होता है और बहुत कुछ सेमी कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी होता है. तो विल्हेम वुंड की डेफिनेशन में ये चीज नहीं आ रही थी, उसकी चीज में सिर्फ ये आ रहा था कि ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस है. तो उसके बाद फाइनली B.F. स्किनर आए और उन्होंने बोला कि इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी क्या है? ये एक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर है, क्योंकि जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, दिमाग में चल रहा होता है, जो हमारी आत्मा चाहती है, जो भी है, जो भी पहले जिन सब ने जो भी बोला, वो सब चीजें हमें डायरेक्टली पता नहीं चलती, बट थ्रू बिहेवियर हम स्टडी कर सकते हैं. इसलिए साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला गया. उसके बाद आता है बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर. तो एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी. बिहेवियर इज द कलेक्टिव नेम फॉर दीज एक्टिविटीज. हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसको कलेक्टिवली हमने एक नाम दिया जिसका नाम है बिहेवियर. तो जो बिहेवियर है वो तीन चीजें आती हैं उसमें. पहली है मोटर और कोग्निटिव एक्टिविटीज, दूसरा है कॉग्निटिव एक्टिविटीज, तीसरा है एफेक्टिव एक्टिविटीज. तो मोटर और कोग्निटिव एक्टिविटी आता है सबसे पहले. तो जैसे कि मोटर से समझ आ रहा है, मोटर मतलब इट इज रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है ये. तो इसमें आ जाता है जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जिस भी चीज में हमारी जान सी हो बॉडी मूवमेंट होती है. उसके बाद सेकंड है कॉग्निटिव एक्टिविटीज. हमें पता है कि कॉग्निटिव इज ऑलवेज रिलेटेड टू थिंकिंग, ये थिंकिंग से रिलेट करता है. तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज में आ जाता है हमारा सोचना, हमारा इमेजिन करना, हमारा रीजन देना किसी भी चीज के लिए, वो सब आता है. और एफेक्टिव एक्टिविटीज में आता है जो हमारे इमोशंस होते हैं, दैट वी आर फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सैड, फीलिंग एंग्री. तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारा बिहेवियर बना है, और बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं. देन इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बॉवर्स पिल्सबरी. In 1911, psychology is the science of human behavior. And according to William McDougall in 1949, psychology is a science जो कि एम करता है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कंट्रोल ऑफ बिहेवियर होता है ऑर्गेनिज्म का एज अ होल पता लगता है. फिर आता है इसमें नेचर ऑफ साइकोलॉजी. तो psychology is factual. The laws of psychology are universal. The laws of psychology are verifiable. Psychology discovers the cause-effect relationship in human behavior. Psychology predicts human behavior. तो इसे एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है. तो पहला है psychology is factual. Psychology is factual का मतलब भी ये है कि जो psychology है ये based on facts है, ऐसे कुछ भी बातों पे नहीं है. तो फैक्ट्स पे कैसे बेस्ड है? मतलब अगर हम साइकोलॉजी में कुछ भी बता रहे हैं या बोल रहे हैं, या कुछ हम कॉज भी बता रहे हैं, या हम उसके बता रहे हैं कि इसमें ये क्यों होता है, तो वो किस चीज पे बेसिस है? एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है. मतलब हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, तभी हम बोल रहे हैं, इसलिए साइकोलॉजी को फैक्चुअल बोला जाता है. फिर दूसरा आता है लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल. मतलब ऐसा नहीं है कि देहरादून में साइकोलॉजी को बोला जा रहा है कि इट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, और पंजाब में बोला जाएगा कि इट इज स्टडी ऑफ सोल. नहीं, जो भी चीजें बोली जा रही हैं साइकोलॉजी में वो यूनिवर्सल है. सब जगहों पर, सभी कंडीशंस में वो चीज सेम ही मानी जाएगी, इसीलिए बोला गया है
कि लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। फिर है लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफाइबल, तो मतलब ये लॉजिकल है और वेरीफाइड हो सकते हैं, जो भी साइकोलॉजी में चीजें बोली गई हैं। अब ये कैसे वेरीफाइड हो सकते हैं? जैसे हमने फर्स्ट वाले नेचर की बात की कि इट इज फैक्चुअल, तो हमने बात की थी उसमें कि वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। तो इसका मतलब अगर हमें वेरीफाई करना हो, चेक करना हो कि ये लॉ सही है कि नहीं, तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा करके देख सकते हैं, या बहुत सारी रिसर्चेस जो हुई होंगी हम उन्हें दोबारा पढ़ सकते हैं देखने के लिए कि ये लॉ सही है कि नहीं है। इस तरीके से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आता है साइकोलॉजी डिस्कवर्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। जहां पर बात आ जाती है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब ये होता है, कॉज मतलब कि ऐसा क्या हुआ, इफेक्ट मतलब जो कि इफेक्ट आया। तो इसे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बारिश हुई तो प्लांट जौन सा है वो उग गया, तो मतलब इट डिस्कवर्स व्हाई। तो ह्यूमन बिहेवियर में हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें पता लगे कि किसी का बिहेवियर जौन सा है वो क्यों है वैसा, ये भी हमें साइकोलॉजी से पता लग जाता है। फिर साइकोलॉजी प्रिडिक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि पिछले वाले उसमें भी नेचर में ये क्लियर हो ही गया कि क्या है इसमें, कि साइकोलॉजी में क्या है, बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं, बहुत क्वेश्चनर्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, हमें पता करना हो किसी की पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या किसी पर्सन को कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, तो वो दैट कम्स अंडर ओनली बिहेवियर। तो हम क्या है उनसे क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, उसमें हमें पता लग जाता है कि कौन से पर्सन की कैसी पर्सनालिटी है। तो इसलिए बोला गया कि साइकोलॉजी जौन सा है वो प्रिडिक्ट कर लेती है ह्यूमन बिहेवियर को। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कि हम नर्सिंग में साइकोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं कि किसी और की गलतियों से पहले हमें खुद की गलतियां देखनी चाहिए। तो साइकोलॉजी में नर्सिंग क्यों पढ़ रहे हैं, नर्सिंग में साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नर्सिस को जौन सा है पेशेंट का बिहेवियर जौन सा है वो पता करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो उनका समझ आने से पहले नर्स को खुद को समझना पड़ेगा। नर्स को खुद को अपनी पता होनी चाहिए कि उसकी क्या क्वालिटीज अच्छी हैं, क्या उसमें क्वालिटीज अच्छी नहीं है, उसमें क्या क्या उसको लगता है कि ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सेकेंड आता है टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स। उसके बाद जब हम साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें पेशेंट्स को भी कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स विल बी देयर। सभी की नेचर सेम नहीं होती, सभी का बात करने का तरीका सेम नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। तो हम साइकोलॉजी पढ़ के समझ जाएंगे कि पेशेंट्स को हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है। थर्ड इज टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। जब हम नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ लेंगे कि नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि अगर कुछ एबनॉर्मल हमें दिख रहा हो किसी का साइकोलॉजी में, तो वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट कि दैट इज एबनॉर्मल। टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, जो अदर टीममेट्स होते हैं। अब एक नर्स काम कर रही है और नर्सेज भी होंगी, वहां पे डॉक्टर्स भी होंगे, वार्ड बॉयज होंगे, वहां पे स्वीपर्स होंगे, सबको समझना पड़ता है। तो इसमें भी साइकोलॉजी हेल्प करती है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट्स। सिर्फ हम ये नहीं पेशेंट का सिर दर्द हो रहा है दवाई दे दी, क्या पता उसको स्ट्रेस से हो रहा हो, तो हमें पेशेंट्स को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। क्यों? हम उनसे पूछ पाएंगे कि आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, उनके जो डाउट्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर आता है हेल्प्स पेशेंट टू एडजस्ट टू सिचुएशन। हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। हमने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो हमें पता लगेगा कि कैसे लोगों के साथ कैसे तरीके से डील करते हैं, उन्हें कैसे समझाते हैं, तो हम पेशेंट्स को भी हेल्प कर पाएंगे कि कैसे एडजस्ट करते हैं। फिर है हेल्प टू अप्रिशिएट नेसेसिटी फॉर चेंजिंग द एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है, हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है और वही हमारे लिए अच्छा होता है, तो वो भी हम साइकोलॉजी से सीखते हैं। देन हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडिंग, क्योंकि इसमें हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं लर्निंग क्या है, लर्निंग कैसे इफेक्टिव होती है, मेमोरी क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, हमारी मेमोरी कैसे शार्प हो सकती है। जब हम इसी सब चीजें पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो सी स्टडी है वो इफेक्टिव हो जाएगी। और रीएडजस्टमेंट, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे हमें एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेना चाहिए, कैसे लोगों को, सिचुएशंस को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज दे आर। तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। देन देयर इज अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडेज इश्यूज, कि हम कैसे जौन सा है अपने एवरीडे इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं थ्रू साइकोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट हम देख सकते हैं, पहला है एजुकेशनल।
जैसे हम इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम देख सकते हैं लर्निंग कैसे अच्छी हो सकती है, मेमोरी कैसे इंप्रूव हो सकती है, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो इसमें सिखाई जाती हैं। तो उस तरीके से जैसे हैं हम अपनी एवरीडे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एजुकेशन में। और ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, आजकल क्या है कि जॉब में भी हमें पता है जॉब स्ट्रेस होता है, तो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे हो, उनको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ना हो वहां पे भी। और एक हमेशा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में कि अगर किसी को भी स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो उनकी काउंसलिंग हो जाए। फिर थर्ड आता है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में क्या है, जैसे हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो उनको भी साइकोलॉजी में हेल्प मिलती है पेशेंट्स को साइकोलॉजी से, कि उनको पता लगता है कि कैसे हमने कोप अप करना है अपनी हेल्थ के साथ, हमें अपनी इलनेस के साथ कोप अप करके हेल्दी होना है। फिर आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी ये हेल्प करता है इश्यूज सॉल्व करने के लिए। जैसे हमें पता लगता है कि लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ पता लगता है हमें। स्ट्रेस लेवल्स को कैसे मैनेज करते हैं, मेमोरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कैसे हम मैनेज करते हैं। फिर आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि इट इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या होता है साइकोलॉजी से रिलेटेड, वहां पे होता है कि डायग्नोज की जाती है प्रॉब्लम, तो उनको काउंसलिंग सेशंस चाहिए तो वो दिए जाते हैं अच्छे से, उनकी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को सॉल्व किया जाता है, काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं इसमें बेसिकली। फिर आता है स्पोर्ट्स की बारी, कि स्पोर्ट्स में कैसे जौन सा साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। तो हमें पता है जो एथलीट्स होते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन पे कितना ज्यादा इंटेंस प्रेशर होता है सबका कि उनको अच्छा करना है, तो उस प्रेशर से बाहर निकल के उनको अच्छा भी करना है, उसके लिए साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है। उनको मोटिवेट करना बताते हैं कि ऐसे आप मोटिवेट होते हो, आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना है और आपस में भी एक दूसरे को मोटिवेट करना है, और उनको टीम वाली क्वालिटी सिखाते हैं, उनको जो लीडर होगा उसको लीडरशिप वाली क्वालिटी सिखाते हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जब एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे पहले वो घर में ही होता है, उसके बाद वो स्कूल में जाता है, तो हर जगह उसको एडजस्ट करना होता है, फिर क्लासेस चेंज होती रहती हैं, तो उसमें भी जौन सा है साइकोलॉजी बहुत हेल्प करती है। फिर आता है क्रिमिनल साइकोलॉजी। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में बेसिकली क्या है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी में जो क्रिमिनल्स होते हैं जेल्स में, अब उन्होंने क्राइम तो कर दिया, बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये जानना चाहते होते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो क्राइम करने तक आ गए। तो हमें उनके पीछे का मोटिव जानना होता है, और वो मोटिव वैसा उन्होंने क्यों बनाया वो जानना होता है, ताकि जौन सी अब आने वाली जनरेशन्स हैं वो सब लोग क्राइम ना करें, तो हम उसका रीजन फाइंड आउट करके उससे रिलेटेड जौन सा है अवेयरनेस क्रिएट कर पाए सोसाइटी में। फिर आता है सोशल साइकोलॉजी। जैसे कि हमें पता ही है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, तो इसमें क्या सोशल परसेप्शन के बारे में बात की जाती है कि इंटरैक्शन होना चाहिए, सोशल बिहेवियर समझना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें खुद को अडेप्ट करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी क्वेरी you can ask in comment section. Thank you.